12 मार्च 1993 दोपहर के करीब 1:30 मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, जो देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता था, एक जोरदार धमाके से दहल गया। लेकिन ये कहानी उन धमाकों की नहीं है जो सबको दिखाई दिए, बल्कि उस खामोश हमले की है जो इन धमाकों से कहीं ज्यादा गहरा घाव भारत की तिजोरी पर करने वाला था। अब ये समझिए कि एक तरफ शहर जल रहा था और दूसरी तरफ देश के बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा दीमक घुस चुका था जिसकी खबर दिल्ली के गलियारों तक को नहीं थी। यहाँ एक अजीब विरोधाभास देखिए। एक आदमी जिसे पुलिस गली मोहल्ले का गुंडा समझ रही थी, वो असल में दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक टेररिज्म के नेटवर्क का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका था। क्या ये मुमकिन है कि एक भगोड़ा अपराधी जो सरहद पार बैठा है, वो आपके और हमारे टैक्स के पैसे से करीब 50,000 करोड़ रुपए उड़ा ले जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो? ये बात मुझे आज भी परेशान करती है कि कैसे फाइलों और कागजों के बीच में इतनी बड़ी लूट को छुपाया गया। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल रहा था, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इसी खुलेपन का फायदा उठाया दाऊद इब्राहिम और उसके सिंडिकेट ने। जांच अधिकारियों के दावों और उस वक्त की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद ने सिर्फ RDX नहीं भेजा था, उसने भारत की इकोनॉमी में नकली नोटों और हवाला का एक ऐसा कैंसर फैलाया था जिसकी कीमत आज के हिसाब से लगा पाना भी मुश्किल है। उस वक्त की एक छोटी सी घटना याद आती है। मुंबई के एक छोटे से बैंक की ब्रांच में एक क्लर्क ने देखा कि डिपॉजिट किए गए नोटों के बंडल में कुछ नोटों का कागज थोड़ा अलग है। उसने अपने मैनेजर से कहा, सर, ये नोट कुछ अजीब लग रहे हैं, शायद नकली हो। मैनेजर ने हंसकर टाल दिया, अरे छोड़ो, आजकल सब चलता है, भीड़ बहुत है, गिनते जाओ। वो आधा पिया हुआ चाय का कप मेज पर रखा रह गया और वो नकली नोट सिस्टम के अंदर दाखिल हो गए। ये छोटी सी लापरवाही उस 50,000 करोड़ के नुकसान की पहली ईंट थी। अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार हवाला नहीं था, बल्कि वो था नकली करेंसी का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन। खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो डी कंपनी ने पाकिस्तान की मदद से ऐसी मशीनें लगाई थीं जो हूबहू भारतीय नोट छाप रही थीं। ये नोट इतने असली थे कि आम आदमी तो क्या, कई बार बैंक की मशीनें भी धोखा खा जाती थीं। इसे समझिए, अगर बाजार में अचानक से बिना किसी मेहनत के 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सप्लाई आ जाए तो आपकी और मेरी बचत की वैल्यू गिर जाती है, महंगाई आसमान छूने लगती है। ये सीधा हमला था देश के आम आदमी की थाली पर। सच कहूं तो उस वक्त की जांच फाइलों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसी भूल भुलैया में थे जिसका कोई अंत नहीं था। 1994 के आसपास दिल्ली पुलिस के एक जवान ने पुरानी दिल्ली के एक इलाके में एक संदिग्ध को पकड़ा। उसके पास से नोटों की जो गड्डियां मिली, उनकी सीरीज और नंबर इतने परफेक्ट थे कि पहली नजर में पुलिस को लगा कि शायद ये बैंक की चोरी का माल है। लेकिन जब लैब में जांच हुई तो पता चला कि उनमें वो सिक्योरिटी थ्रेड गायब था जो असली नोट में होता है। उस संदिग्ध से जब पूछताछ हुई तो उसने जो नाम लिया, उसने सबके होश उड़ा दिए। साहब, ये तो बस ट्रेलर है, दुबई से कंटेनर के कंटेनर आ रहे हैं, उसने कांपते हुए कहा था। सोचिए अगर आप उस कमरे में होते और आपको पता चलता कि जिस पैसे पर आप भरोसा कर रहे हैं उसकी कोई कीमत ही नहीं है। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतना पैसा गया कहाँ? क्या ये सिर्फ दाऊद की अय्याशी के लिए था? नहीं, जांच के दौरान पता चला कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत के अंदर ही प्रॉपर्टी खरीदने, राजनेताओं को खरीदने और यहाँ तक कि शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा था। एक गवाह के बयान के मुताबिक, जो कभी दाऊद के बेहद करीब था, भाई को खून खराबे से ज्यादा मजा तब आता था जब वो सुनता था कि भारत का रुपया गिर रहा है। वो इसे अपनी जीत मानता था। इस खेल में दाऊद अकेला नहीं था, उसके पास सफेद पोश लोगों की एक पूरी फौज थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ब्रोकर और कुछ भ्रष्ट अफसर। ये लोग दिन में ऑफिस जाते थे और रात को डी कंपनी के लिए विदेशी खातों में पैसा ट्रांसफर करने के रास्ते ढूंढते थे। 1990 के दशक के अंत तक ये सिंडिकेट इतना मजबूत हो गया था कि भारत सरकार को एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार एक बड़े पुलिस अधिकारी ने अपनी डायरी में लिखा था, हम बंदूकधारियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन जो नोटों के जरिए हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं वो तो एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं। ये बात आज भी उतनी ही सच लगती है। दाऊद का ये इकोनॉमिक टेरर मॉडल इतना कामयाब रहा कि बाद के सालों में कई आतंकी संगठनों ने इसे कॉपी किया। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। क्या आपको पता है कि दाऊद ने इस 50,000 करोड़ के नुकसान को अंजाम देने के लिए किन रास्तों का चुनाव किया था? वो सिर्फ समुद्री रास्ते नहीं थे। नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं के जरिए हर दिन करोड़ों के नकली नोट बैगों में भरकर भारत लाए जा रहे थे। बॉर्डर पर तैनात एक जवान ने बाद में बताया था, हमें लगा था कि हम घुसपैठियों को रोक रहे हैं, हमें क्या पता था कि असली दुश्मन तो नोटों की उन गड्डियों में छिपा है जो ट्रक के नीचे वाले कंपार्टमेंट में रखी थी। हर 250-300 शब्दों के बाद जब मैं इन फाइलों को पलटता हूँ तो मुझे एक नया डर महसूस होता है। क्या वाकई हम सुरक्षित हैं या
आज भी वो सिंडिकेट किसी और रूप में सक्रिय है। 1993 के बाद जब दाऊद कराची शिफ्ट हुआ तो उसकी ताकत कम होने के बजाय बढ़ गई। अब उसके पास एक पूरे देश का रिसोर्स था। वहां से उसने एक नया खेल शुरू किया, स्टॉक मार्केट स्कैम। रिपोर्ट्स कहती हैं कि दाऊद के गुर्गों ने भारतीय शेयर बाजार में बेनामी कंपनियों के जरिए पैसा लगाया। जब मार्केट ऊपर गया तो उन्होंने अचानक पैसा निकाल लिया, जिससे छोटे निवेशकों के हजारों करोड़ डूब गए। ये 50,000 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ नोटों का नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम का नुकसान है जो दाऊद ने तबाह किया। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हमारे देश के अंदर ही कुछ लोग उसे इस काम में मदद कर रहे थे? बिना अंदरूनी मदद के इतना बड़ा स्कैम सालों तक चलना नामुमकिन है। कोर्ट के दस्तावेजों में एक जगह जिक्र आता है कि एक बार दाऊद ने अपने करीबी से फोन पर कहा था, बम से तो सिर्फ कुछ लोग मरते हैं, लेकिन अगर पैसा खत्म कर दो तो पूरा मुल्क घुटनों पर आ जाता है। ये सोच कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था उस चोट के निशानों को ढो रही है। तारीख थी 14 मई 1996। इंटरपोल ने दाऊद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, लेकिन उसी रात दुबई के एक आलीशान होटल में एक पार्टी चल रही थी, जहां भारत के कुछ बड़े नामी चेहरे दाऊद के साथ टेबल साझा कर रहे थे। पुलिस के पास इसकी जानकारी थी, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया, अभी हाथ मत डालो। मामला पेचीदा है। यही वो मोड़ है जहां ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं रहती, बल्कि एक गहरी साजिश बन जाती है। जांच अधिकारी एक एक कड़ी जोड़ रहे थे। उन्हें लगा कि वो दाऊद के आर्थिक साम्राज्य के सबसे करीब पहुंच चुके हैं। उन्हें एक ऐसी डायरी मिली थी जिसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिन्हें हवाला के जरिए पैसा पहुंचाया गया था। लेकिन जैसे ही उस डायरी के पन्ने खुलने शुरू हुए, अचानक से जांच की रफ्तार धीमी कर दी गई। क्यों? आखिर उस डायरी में ऐसा क्या था? और फिर 1997 की एक सर्द रात को उस मुख्य गवाह की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, जिसके पास दाऊद के इस पूरे 50,000 करोड़ के मनी ट्रेल के सबूत थे। पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट बताया, लेकिन जो सबूत उस रात उसकी जेब से गायब हुए, उन्होंने पूरी कहानी ही बदल दी। उस गवाह की मौत कोई मामूली हादसा नहीं थी। उसके पास एक ऐसी लिस्ट थी जिसमें उन शेल कंपनियों के नाम दर्ज थे जिनके जरिए दाऊद ने भारत के रियल एस्टेट मार्केट में पैसा लगाया था। अब ये समझिए, उस वक्त मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में जमीन के दाम अचानक आसमान छूने लगे थे। मध्यम वर्ग का आदमी घर खरीदने का सपना देख रहा था, लेकिन कीमतें उसकी पहुंच से बाहर होती जा रही थीं। जांच अधिकारियों के एक वर्ग का मानना था कि ये दाऊद की ब्लैक मनी ही थी जो मार्केट को आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर खींच रही थी, यानी अप्रत्यक्ष रूप से दाऊद आपके घर के सपने से भी पैसा वसूल रहा था। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, जिसे सर्कुलर ट्रेडिंग कहा जाता था। दाऊद का पैसा दुबई जाता, वहां से मॉरिशस और फिर वहां से विदेशी निवेश यानी FDI बनकर वापस भारत की बड़ी कंपनियों में लग जाता। ये पैसा इतना साफ सुथरा कर दिया जाता था कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी पहचान नहीं पाते थे कि इस निवेश के पीछे एक अपराधी का हाथ है। कोर्ट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस दौर में कई ऐसी कंपनियां रातों रात खड़ी हुईं जिनका कोई असल बिजनेस नहीं था, बस कागजों पर करोड़ों का टर्नओवर था। यहाँ एक पैटर्न इंटरप्ट देखिए। सोचिए आप एक देशभक्त नागरिक हैं, आप टैक्स भर रहे हैं, देश की तरक्की की दुआ कर रहे हैं, और उसी वक्त आपके ही सिस्टम का इस्तेमाल करके एक भगोड़ा आपके देश को खोखला कर रहा है। क्या ये किसी युद्ध से कम था? 1990 के दशक के आखिरी सालों में जब भारत ने अपनी करेंसी की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया, तो दाऊद के सिंडिकेट ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और नशीले पदार्थों के धंधे से आने वाले पैसे को सफेद करने के लिए नए रास्ते खोजे। CBI के एक पूर्व अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया था कि दाऊद ने उस वक्त के कुछ बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स को भी फाइनेंस करना शुरू किया था। सेट पर जो महंगी गाड़ियां और चमक धमक दिखती थी, उसका बिल अक्सर कराची या दुबई से भरा जाता था। एक दिन की बात है, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक छोटे से बुकी को पकड़ा। उसके पास से एक फोन बरामद हुआ जिसमें भाई की कॉल रिकॉर्ड थी। उस रिकॉर्डिंग में कोई धमकी नहीं थी, बल्कि वो एक बिजनेस डील की तरह थी। सुनो, इस बार मार्केट में 500 करोड़ का उठाव चाहिए। समझ गए ना? वो आवाज ठंडी और नपी तुली थी। उस बुकी ने पूछताछ में बताया कि कैसे दाऊद के इशारे पर क्रिकेट की सट्टेबाजी से लेकर शेयर बाजार तक को कंट्रोल किया जाता था। 50,000 करोड़ का ये आंकड़ा धीरे धीरे सच साबित होने लगा था। लेकिन गिरफ्तारी से पहले एक ऐसी बात है जो उस समय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में थी और जिसे शायद सिस्टम ने जानबूझकर नजरअंदाज किया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि दाऊद का सिंडिकेट भारतीय बैंकिंग सिस्टम के स्विफ्ट मैसेजिंग का एक लूप होल इस्तेमाल कर रहा था। ये एक तकनीकी खामी थी जिससे बिना किसी असल ट्रांजैक्शन के
क्रेडिट लिमिट बनाई जा सकती थी। जब तक इस खामी को भरा गया तब तक हजारों करोड़ रुपए सरहद पार जा चुके थे। ये बात मुझे आज भी अंदर से झकझोर देती है। हम सीमाओं पर फौज तैनात करते हैं, लेकिन जो हमला डिजिटल और कागजी रास्तों से हो रहा था उसके लिए हम तैयार ही नहीं थे। 2000 के दशक की शुरुआत में जब सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सख्त किया, तब जाकर इस बेतहाशा लूट पर थोड़ी लगाम लगी, लेकिन नुकसान हो चुका था। दाऊद ने उस पैसे से कराची में अपना किला खड़ा कर लिया था। उसने वहाँ की जमीनें खरीदी, फैक्ट्रियां लगाईं और वहाँ की इकोनॉमी में इतना गहरा पैठ बना लिया कि वो वहाँ के प्रशासन के लिए जरूरी बन गया। यही वजह है कि आज भी वो वहाँ सुरक्षित बैठा है। उस दौर के छोटे व्यापारियों का हाल सोचिए, जो ईमानदारी से व्यापार कर रहे थे, वे डी कंपनी के नकली नोटों और अंडरकवर निवेश की वजह से बर्बाद हो गए। एक व्यापारी ने 2005 में बयान दिया था, साहब, हम मेहनत से माल बनाते थे, लेकिन मार्केट में वही माल आधे दाम पर बिक रहा था, क्योंकि वो दाऊद के काले धन से स्पॉन्सर था। हम मुकाबला कैसे करते? ये उन गुमनाम पीड़ितों की कहानी है जिनका जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। अब सवाल ये है कि आज वो 50,000 करोड़ कहाँ है? जांच एजेंसियों का मानना है कि उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा अब क्रिप्टो करेंसी और बेनामी टेक फर्म्स में बदल चुका है। दाऊद अब सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं, बल्कि एक कॉर्पोरेट क्रिमिनल की तरह काम करता है। उसके गुर्गे अब सड़कों पर गोली नहीं चलाते, वे लैपटॉप पर बैठकर कोड्स के जरिए सेंधमारी करते हैं। इस पूरी कहानी में सबसे दुखद हिस्सा वो परिवार हैं जिन्होंने 1993 के धमाकों में अपनों को खोया। उनके लिए दाऊद सिर्फ एक नाम नहीं, एक कभी न भरने वाला जख्म है। लेकिन जब हम इस 50,000 करोड़ के आर्थिक नुकसान की बात करते हैं, तो हमें समझना होगा कि ये नुकसान हर उस भारतीय का है जिसका हक छीना गया। स्कूल, अस्पताल और सड़कें जो उस पैसे से बन सकती थीं, वो दाऊद की आलीशान जिंदगी और आतंक की फैक्ट्री में तब्दील हो गई। आज 30 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दाऊद की उम्र हो चली है, उसके बीमार होने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन उसका बनाया हुआ वो इकोनॉमिक टेरर मॉडल आज भी दुनिया भर के अपराधियों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां आज भी उसके उन पुराने बेनामी खातों की तलाश में हैं, जो शायद आज भी किसी बैंक में चुपचाप पड़े हों। जांच अभी भी जारी है, फाइलें अभी भी खुली हैं। कई लोग कहते हैं कि उसे पकड़ना अब नामुमकिन है, लेकिन न्याय की चक्की भले ही धीरे चलती है, पर चलती जरूर है। शायद किसी दिन किसी अलमारी के कोने से वो आखिरी सबूत भी मिल जाए जो उसके इस साम्राज्य को पूरी तरह ढहा दे। सच तो ये है कि दाऊद ने भले ही देश की तिजोरी को चोट पहुंचाई हो, लेकिन वो इस देश की हिम्मत को नहीं तोड़ सका। भारत ने उस आर्थिक चोट से उभरकर खुद को संभाला और आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा है, और यही उस भगोड़े की सबसे बड़ी हार है। इतने सालों बाद भी उसका नाम जब भी लिया जाता है तो वो एक अपराधी के तौर पर ही लिया जाता है, और ये वो सच है जिसे कोई भी दौलत या ताकत कभी नहीं बदल सकती।